Hello everyone, welcome to our today's topic. Today's topic is generation and conduction of nerve impulse. nerve impulse जो कैरी होगा, किस तरह से ये जनरेट होता है, किस तरह से इनका कंडक्शन होता है, कौन कौन सी प्रोसेसेस यहाँ पर इन्वॉल्व होगी, ये सभी हम आज अपने लेक्चर में डिटेल्स में देखने वाले हैं. न्यूरॉन्स आर एक्साइटेबल सेल्स. न्यूरॉन को क्या बोलते हैं? एक्साइटेबल सेल. These are structural functional unit of nervous system. Along with that, they have very special quality which is present only in the nervous cells known as excitability. अब ये excitability क्या है? Excitability यानी किसी भी स्टिमुलस से ये एक्साइट होती है. स्टिमुलस क्या है? स्टिमुलस कोई भी डिटेक्टेबल चेंज इंटरनल या एक्सटर्नल एनवायरमेंट में अगर होता है तो इस तरह के चेंज को हम बोलते हैं नथिंग बट दैट इज स्टिमुलस. जो कि क्या करता है ये स्टिमुलस? किसी भी जो है यहाँ पर ये स्टिमुलस कौन हो सकता है? ये स्टिमुलस कोई फिजिकल जैसे कि टेम्परेचर, हीट, ह्यूमिडिटी, इस तरह कोई भी फैक्टर हो सकता है. कोई केमिकल हो सकता है, कोई एसिड हो सकता है, कोई बेस हो सकता है, कोई मैकेनिकल की अगर हम बात करें तो कोई इंजुरी हो सकती है, या कोई भी इलेक्ट्रिकल इन नेचर हो सकता है. स्टिमुलस का नेचर फिजिकल, मैकेनिकल, केमिकल किसी भी तरह का या इलेक्ट्रिकल किसी भी तरह का हो सकता है. स्टिमुलस क्या करेंगे? स्टिमुलस यहाँ पर डिस्टर्बेंसेस क्रिएट करेंगे. किसमें डिस्टर्बेंसेस क्रिएट करेंगे? एक्सटर्नल और इंटरनल एनवायरमेंट में. ओके, दिस इज नोन एज स्टिमुलस. अब जब कभी भी नर्व जो यहाँ पर फाइबर्स रहेंगे ये स्टिमुलस को जब लेंगे तो जैसे ही स्टिमुलस आया ये फाइबर्स एक्साइट हो जाएंगे. एक्साइट होकर इस इंपल्स को एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर ये कैरी करते हैं. इंपल्स क्या है? मैसेज को कैरी करना. कहां से कहां? फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. और कौन कर रहा है? हमारे न्यूरॉन्स. इसीलिए इनको क्या बोला? एक्साइटेबल सेल्स. जो कि क्या हो सकती है? एक्साइट. किसके थ्रू? स्टिमुलस के. देखो स्टिमुलस आएगा. स्टिमुलस आते ही जो नर्व्स यहाँ पर फाइबर्स रहेंगे, इन नर्व फाइबर्स में एक्साइटेशन होगी. एक लोकल वहां पर जो है एक्साइटेशन क्रिएट होगी और ये एक्साइटेशन क्रिएट होते ही क्या हो जाएगा? इंपल्स कैरी हो जाएगा. अब स्टिमुलस कौन हो सकता है? कोई भी फिजिकल फैक्टर, कोई भी केमिकल, कोई भी मैकेनिकल या कोई भी इलेक्ट्रिकल फैक्टर हो सकता है. एक्साइटेशन किस में होने वाला है? एक्साइटेशन यहाँ पर नर्व फाइबर्स में होने वाला है. और इंपल्स किस तरह से कैरी होगा? इंपल्स इस तरह से यहाँ पर थ्रू न्यूरॉन विल बी कैरीड. क्लियर है? यहां से स्टिमुलस ने इंपल्स को जनरेट किया और नर्व फाइबर्स ने इनको आगे कंडक्ट किया. यही हम अपने लेक्चर में देखने वाले हैं. दैट इज जनरेशन एंड कंडक्शन ऑफ नर्व इंपल्स. नाउ समेशन ऑफ मैकेनिकल, केमिकल, इलेक्ट्रिकल डिस्टर्बेंसेस. इनके मेम्ब्रेन्स में आने वाले चेंज, इनके केमिकल कंपोजिशन यानी इनके आयंस में यहाँ पर जो चेंज आएंगे और साथ साथ में जो यहाँ से इंपल्स कैरी होगा, इन सभी को टोटल अगर हमको बोलना है तो दैट इज नोन एज कंडक्शन ऑफ नर्व इंपल्स. सम ऑफ मैकेनिकल, केमिकल, इलेक्ट्रिकल डिस्टर्बेंसेस क्रिएटेड बाय अ स्टिमुलस इन अ न्यूरॉन. इन अ न्यूरॉन. ओके, क्लियर है? दिस इज नोन एज कंडक्शन. नाउ जो एक्सॉन होते हैं, इन एक्सॉन को हम यहाँ पर इस एक्सोनियल मेम्ब्रेन को यहाँ ड्रॉ करेंगे और किस तरह ये स्पेशलाइज मेम्ब्रेन होती है वो हम देखने वाले हैं. नाउ दिस इज नोन एज एक्सॉन. ये पोर्शन क्या है? ये है एक्सॉन. एक्सॉन के अंदर जो साइटोप्लाज्म प्रेजेंट है इसको हम बोलेंगे नथिंग बट एक्सोप्लाज्म. अब ये जो मेम्ब्रेन है, ये मेम्ब्रेन इतनी स्पेशलाइज क्या है? इनके अंदर कौन कौन से स्पेशलाइज जो है स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट है? सबसे पहले यहां पर सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, क्लोराइड चैनल्स यहां पर प्रेजेंट है. इन चैनल्स को आयन गेटेड चैनल्स बोलते हैं. कहां प्रेजेंट होंगे? इस तरह मेम्ब्रेन्स पर ये थ्रू आउट द मेम्ब्रेन ये स्ट्रक्चर प्रेजेंट होंगे. ओके, ये
ये थ्रू आउट द मेम्ब्रेन ये जो चैनल्स प्रेजेंट है ये यहाँ पर प्रेजेंट है। क्लियर है? इनको बोलेंगे आयन गेटेड चैनल्स। मेनली कौन कौन से हैं? बहुत सारे हैं, उसमें सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम एंड क्लोराइड चैनल्स। ये चैनल्स इतने स्पेशलाइज क्यों है? सबसे पहले ये चैनल यहाँ पर जो है पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करने में लायबल है। नंबर 2, दिस चैनल्स आर सेल्फ ऑपरेटेड, यानी ये क्लोज भी हो सकते हैं और ओपन भी हो सकते हैं ऑन देयर सेल्फ मोड अकॉर्डिंग टू द चार्ज डिफरेंस। यहाँ जो चार्ज डिफरेंस रहेगा उसी के हिसाब से ये क्लोज भी हो सकते हैं और ओपन भी हो सकते हैं। ये है इनकी स्पेशल क्वालिटी। अब नंबर 2 यहाँ क्या प्रेजेंट है? नंबर 2 में यहाँ जो प्रेजेंट है वो है सोडियम पोटेशियम पंप। नाउ फिर से हम इस तरह ड्रॉ कर रहे हैं, ये है एक्सॉन, ये है एक्सोप्लाज्म। अब यहाँ पर जो बाहर यहाँ स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, यानी इस तरह बाहरी, इसको हम बोलेंगे एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड। इट इज नोन एज एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड। और एक्सॉन के अंदर जो प्रेजेंट है वो है एक्सोप्लाज्म। क्या प्रेजेंट है? एक्सोप्लाज्म। अब इस एक्सोनल मेम्ब्रेन पर इस तरह सोडियम पोटेशियम चैनल्स प्रेजेंट है। अब ये जो चैनल्स है ये किस तरह काम करते हैं? ये इलेक्ट्रोजेनिक होते हैं, यानी इलेक्ट्रोजेनिक की तरह ये काम करते हैं। अब इसका क्या मतलब है? इलेक्ट्रोजेनिक इनको क्यों बोला है? बिकॉज अब बाहर के जो सेल की बाहर की जो फ्लूइड है इनके अंदर क्या क्या प्रेजेंट है? देखो, सेल के बाहर जो फ्लूइड है इसमें सोडियम, क्लोराइड, पोटेशियम आयंस प्रेजेंट है, लेकिन सबसे ज्यादा जो यहाँ पर जिसका डोमिनेंस है, यानी जो सबसे ज्यादा प्रेजेंट है वो कौन है? सोडियम। इसीलिए ये बाहर इस तरह पॉजिटिवली चार्ज होती है। किसी है? ECF कैसा है? इलेक्ट्रो पॉजिटिव इन नेचर। अब अंदर जो है, अंदर क्या प्रेजेंट है? एक्सोप्लाज्म में एबेंडेंट जिसका है यहाँ पर प्रेजेंट वो है आयंस, दैट इज पोटेशियम आयंस। अलोंग विद दैट न्यूक्लिक एसिड यहाँ प्रेजेंट है, उसके साथ साथ निगेटिवली चार्ज प्रोटीन्स। क्या प्रेजेंट है यहाँ पर? बहुत सारे क्वांटिटी में निगेटिवली चार्ज प्रोटीन्स। ये निगेटिवली चार्ज प्रोटीन इस मेम्ब्रेन को निगेटिव चार्ज देते हैं। कहाँ? अंदर के साइड। अंदर के साइड हमारी मेम्ब्रेन कैसे है? निगेटिवली चार्ज। क्लियर है? बाहर कैसी है? पॉजिटिवली चार्ज। अंदर कैसी है? निगेटिवली चार्ज। अब ये निगेटिव प्रोटीन होने की वजह से यहाँ चार्ज कैसा है? निगेटिव। अब देखो, जब चार्ज को यहाँ से यहाँ कैरी करना होगा और सोडियम पोटेशियम को बैलेंस करना होगा, अगर इनके कोई भी अमाउंट में इनके आयन में अगर आयोनिक इम्बैलेंस आता है तो ये पोटेशियम सोडियम जो पंप है हमारे, ये पंप एक्टिवेट हो जाते हैं। और एक्टिवेट होकर ये पंप क्या करते हैं? फिर से यहाँ देखते हैं। देखो, अब ये सोडियम पोटेशियम पंप जो है हमारे, ये एक्टिवेट हो जाएंगे और एक्टिवेट होकर ये पंप किस तरह काम करते हैं? ये पंप 3 सोडियम आयंस को सेल के बाहर देंगे, यानी आउटसाइड एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड में देंगे, तो उसके बदले में ये 2 पोटेशियम आयन को यहाँ पर जो है अंदर कैरी करते हैं। यानी आउटसाइड जो है ये ज्यादा चार्ज कैरी करते हैं एज कंपेयर टू इनसाइड। इसीलिए इनको क्या बोला? इनको हमने बोला इलेक्ट्रोजेनिक। क्लियर है? हमने इनको इलेक्ट्रोजेनिक क्या बोला? क्यों? करके ये इस तरह का चार्ज कैरी करते हैं। अब जिसकी अभी हमने बात की, दैट इज नथिंग बट आयंस प्रेजेंट। बाहर सोडियम, पोटेशियम बहुत कम, सोडियम बहुत ज्यादा, क्लोराइड भी ज्यादा। और अंदर की अगर हम बात करें एक्सोप्लाज्म की, तो एक्सोप्लाज्म के अंदर क्या है? पोटेशियम बहुत ज्यादा एबंडेंट क्वांटिटी में, दूसरा है न्यूक्लिक एसिड, और फिर निगेटिवली चार्ज प्रोटीन्स। इसीलिए बाहर क्या है? पॉजिटिव आयन, और अंदर चार्ज कैसा है? निगेटिव। बाहर कैसा है? पॉजिटिव। इस तरह ये मेम्ब्रेन का इतना मॉडिफाइड स्ट्रक्चर है, इसीलिए मेम्ब्रेन क्या हो सकती है? ये मेम्ब्रेन इंपल्स को कैरी करती है।
एक्साइट होती है और इम्पल्स को कैरी करती है। क्लियर है मेम्ब्रेन का पूरा के पूरा जो रोल है यहाँ पर किस तरह है। अब जिस प्रोसेस से हम ये कैरी करने वाले हैं उसको मेनली हम दो फेजेस में डिवाइड करेंगे। जो इम्पल्स को हमको कैरी करना है इसको हम दो फेजेस में यहाँ डिवाइड करेंगे। देखो ये जो इम्पल्स को हमको यहाँ कैरी करना है इसको हम दो फेजेस में डिवाइड कर रहे हैं। एक है रेस्टिंग पोटेंशियल, दूसरा है एक्शन पोटेंशियल। अब क्या है ये और किस तरह होंगे। नाउ दो हम यहाँ पर फेजेस देखने वाले, एक रेस्टिंग पोटेंशियल और एक्शन पोटेंशियल। इसको हम तीन हेडिंग के अंडर स्टडी करेंगे। पहली है पोलराइजेशन, दूसरी है डीपोलराइजेशन और तीसरी है रीपोलराइजेशन। नाउ किस तरह से ये प्रोसेसेस होंगी। फिर से हम यहाँ मेम्ब्रेन को ड्रॉ कर रहे हैं। मेम्ब्रेन जब कोई भी काम नहीं कर रही है, मेम्ब्रेन अपने नेचुरल स्टेट में अपने नेचुरल ये जो आयोनिक बैलेंस यहाँ है उसके साथ प्रेजेंट है। जैसे कि मेम्ब्रेन हैव इलेक्ट्रोपॉजिटिव चार्ज आउटसाइड एंड नेगेटिव चार्ज इनसाइड। ओके, इलेक्ट्रोपॉजिटिव आउटसाइड एंड इलेक्ट्रोनेगेटिव इनसाइड। इस तरह जब मेम्ब्रेन इस तरह के पोजीशन में होगी इसको हम बोलेंगे नथिंग बट पोलराइज स्टेट। यानी मेम्ब्रेन कैसी है, मेम्ब्रेन यहाँ पर रेस्टिंग पीरियड में है। बाहर चार्ज पॉजिटिव है, अंदर नेगेटिव है, तो पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ क्रिएट हो चुका है। इसी को हम बोलते हैं रेस्टिंग पोटेंशियल, जो कि इन एन एवरेज -70 मिलीवोल्ट्स होता है। क्लियर है रेस्टिंग पोटेंशियल। और नर्व फाइबर को हम क्या बोलेंगे, नर्व फाइबर इज पोलराइज नर्व फाइबर। जब कोई भी इंपल्स कैरी नहीं कर रहा, रेस्टिंग पीरियड में है। क्लियर है रेस्टिंग पोटेंशियल। अब उसके बाद नंबर 2 दैट इज एक्शन पोटेंशियल। क्या है ये वर्ड नंबर 2। अब जब इंपल्स आया और मेम्ब्रेन स्टिमुलेट हो गई तो जो चार्ज है वो किस तरह से यहाँ पर रिवर्स हो जाएंगे। देखेंगे यहाँ पर इस तरह के चार्ज प्रेजेंट थे, ये क्या हो जाएंगे, पहले जब रेस्टिंग पोटेंशियल था यानी इस तरह, पहली जो हमारी नंबर 1 की फेज है दैट इज पॉजिटिव आउटसाइड नेगेटिव इनसाइड। यहाँ पर सोडियम और पोटेशियम दोनों भी चैनल्स फिलहाल बंद है, इसमें कोई भी चैनल ओपन नहीं है। लेकिन जैसे ही स्टिमुलस आया, स्टिमुलस आते ही यहाँ पर सोडियम के चैनल्स ओपन हो जाएंगे और ज्यादा से ज्यादा सोडियम आयन बाहर से अंदर आना शुरू हो जाएंगे। स्पेशल सोडियम के चैनल्स। ओके, यहाँ पर कौन काम कर रहा है, स्पेशल सोडियम के। हमने देखा सोडियम के चैनल है, पोटेशियम के है यहाँ पर, तो उसमें से कौन ओपन हो गए, सोडियम के चैनल्स। पोटेशियम के चैनल्स क्या है, क्लोज है। यहाँ पर अभी क्या है, पोटेशियम के चैनल क्लोज है, सोडियम के ओपन हो गए। जैसे ही सोडियम के चैनल यहाँ ओपन हो गए, अंदर बहुत ज्यादा सोडियम रश होगा और अंदर की मेम्ब्रेन अब कैसी हो गई, पॉजिटिव, और बाहर की कैसी हो गई, नेगेटिव। अब ये इस तरह जो चार्ज डिफरेंस आया, यानी अंदर पॉजिटिव और बाहर नेगेटिव, इसी वजह से मेम्ब्रेन डीपोलराइज हो गई, यानी रिवर्सल ऑफ चार्ज। मेम्ब्रेन विल बी डीपोलराइज। ओके, अब मेम्ब्रेन क्या हो गई, डीपोलराइज हो गई। पूरी जो मेम्ब्रेन है, पहले रेस्टिंग थी, अब हम उसको क्या कर रहे हैं, नथिंग बट, अब मेम्ब्रेन क्या हो गई, यहाँ पर डीपोलराइज। जैसे ही मेम्ब्रेन डीपोलराइज होती है, यहाँ पर जो एक्शन पोटेंशियल जनरेट होगा उसके बारे में हम देख रहे हैं। एक्शन पोटेंशियल क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन दिस चार्जेस। ये देखो, ये जो पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ क्रिएट हुआ है बिकॉज ऑफ द इलेक्ट्रोपॉजिटिव इनसाइड एंड इलेक्ट्रोनेगेटिव आउटसाइड। Potential difference has been created because of electropositive inside and electronegative outside in this membrane which is depolarized। कैसी membrane है ये, depolarized membrane है। इसी को बोलते हैं action potential।
रेस्टिंग पोटेंशियल कौन से इसमें क्रिएट हुआ था? रेस्टिंग पोटेंशियल पोलराइज मेम्ब्रेन में हुआ था, ये हमको ध्यान रखना है यहाँ पर। और एक्शन पोटेंशियल किसमें जनरेट हुआ? डीपोलराइज मेम्ब्रेन में, ये डीपोलराइज मेम्ब्रेन में जनरेट हुआ है। क्लियर है? रेस्टिंग पोटेंशियल जो था वो -70 मिलीवोल्ट्स था इन एन एवरेज। अगर हम एक्शन पोटेंशियल की यहाँ बात करें तो इट इज +32 +60 मिलीवोल्ट्स। कैसा है ये? +32 +60 मिलीवोल्ट्स इन केस ऑफ एक्शन पोटेंशियल। एक्शन पोटेंशियल और रेस्टिंग पोटेंशियल को हमको लिखना होता तो कैसे लिखते? पहला, रेस्टिंग पोटेंशियल क्या है? जब पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होगा किसके बीच में? पोलराइज मेम्ब्रेन के। फिर एक्शन के पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होगा किसके? डीपोलराइज मेम्ब्रेन में। ये -70 मिलीवोल्ट्स है, ये कैसा है? ये जो है ये +32 +60 मिलीवोल्ट्स है। क्लियर है? इस तरह हम इनके डेफिनेशन और वोल्ट्स के बारे में लिख सकते हैं। नाउ दीज आर द टू वेरी इंपॉर्टेंट फेजेस जिससे हम ये पूरा काम करने वाले हैं। लेट्स मूव टुवर्ड नेक्स्ट टॉपिक। अब 3 हेडिंग्स के अंदर हम इस पूरी प्रोसेस को पढ़ेंगे, दैट इज इम्पल्स कंडक्शन। कितने प्रोसेस के अंदर होने वाला है? 3। कितनी फेजेस थी? 2, एक्शन पोटेंशियल, रेस्टिंग पोटेंशियल। अब सबसे पहली है पोलराइजेशन। जब चैनल्स यहाँ पर जो है, जो एक्सोनल मेम्ब्रेन है, ये कोई भी यहाँ पर इम्पल्स कैरी नहीं कर रही, रेस्टिंग पीरियड में है, तो बाहर पॉजिटिव अंदर निगेटिव, इसी को हम बोलेंगे रेस्टिंग पोटेंशियल। जैसे ही इम्पल्स कैरी आया, देखो सोडियम पोटेशियम दोनों भी चैनल यहाँ पर क्लोज रहेंगे, सोडियम पोटेशियम बोथ चैनल्स विल बी क्लोज। कैसे है? क्लोज। फिर जैसे ही स्टिमुलस मिला, एक्सॉन की मेम्ब्रेन एक्साइट हो गई। एक्साइट होते ही क्या होगा? व्हाट विल हैपन? जैसे ये एक्साइट हो गई, सोडियम का चैनल ओपन हो जाएगा और पोटेशियम का क्लोज ही रहेगा। पोटेशियम चैनल कैसा रहेगा? क्लोज ही रहेगा। ज्यादा से ज्यादा सोडियम यहाँ पर आने के लिए रश हो जाएंगे। बहुत सारे सोडियम बाहर के एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड से अंदर मेम्ब्रेन के आना शुरू हो गए। जैसे ये यहाँ पर आए, चार्ज डिफरेंस क्रिएट होगा। क्या होगा? बाहर की मेम्ब्रेन जो है वो निगेटिव होगी और अंदर की मेम्ब्रेन कैसी हो जाएगी? पॉजिटिव। इसी स्टेप को हम बोलेंगे डीपोलराइजेशन। यहाँ पर अब जो +32 +60 मिलीवोल्ट का जो यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होता है, जो कि नेचुरल पहले कितना था? -70। इतना डिफरेंस होने की वजह से अब क्या होगा? इम्पल्स आगे बढ़ जाएगा। इम्पल्स आगे कैसे बढ़ेगा? इम्पल्स देखो, ये है पॉजिटिव चार्ज और ये है निगेटिव। जब इम्पल्स कैरी होगा इस तरह से, तो फ्रॉम दिस टू दिस एंड अगेन फ्रॉम दिस टू दिस, इस तरह ये कैरी होगा। अब ऐसा क्यों कैरी होता है? एक सर्किट कंप्लीट करने के लिए ये इम्पल्स ऐसा कैरी होता है, यहां से यहां, अंदर इलेक्ट्रोपॉजिटिव, इधर इलेक्ट्रोनिगेटिव, क्योंकि पूरी एक साथ पूरी स्टिमुलेट हो रही है क्या? नहीं, थोड़ा थोड़ा हिस्सा यहाँ पर स्टिमुलेट होके इम्पल्स, जैसे ये हिस्सा स्टिमुलेट हुआ, फिर इम्पल्स आगे जाएगा। जैसे यहाँ पर है स्टिमुलस, फिर इसको कहाँ भेजना है? आगे। इस तरह इम्पल्स को आगे भेज रही है। यहाँ से भी आया तो इम्पल्स कैसे जाएगा? धीरे धीरे आगे जाता है। अब ये इम्पल्स इस तरह से कैरी होगा, यहां से यहां, फिर यहां से यहां, एक सर्किट कंप्लीट हो गया। फिर ऐसे अब ये इस डायरेक्शन में आगे बढ़ता जाएगा। अब जब ये आगे बढ़ेगा तो हमने देखा यहाँ पर सोडियम के आयन ज्यादा है, पोटेशियम के कम है। ठीक है, तो अब सोडियम बहुत ज्यादा अंदर रश हो चुका है और एक पीक, यानी कि इसका जो है यहाँ पर एक्सट्रीम आ गया है। अब ये पीक अटेन होने के बाद मेम्ब्रेन को फिर से अगले इम्पल्स के लिए हमको तैयार करना है। एक इम्पल्स कैरी हो गया, अब दूसरे के लिए तैयार करना है। तो इमीडिएट, बहुत कम समय में, यानी फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में, ये फिर से, ये ज्यादा देर यहाँ नहीं रह सकता, इमीडिएट इसके चार्ज चेंज होते हैं। फिर क्या करेंगे? देखो, पहले रेस्टिंग पोलराइजेशन था, फिर डीपोलराइजेशन हुआ। रेस्टिंग में सोडियम पोटेशियम के गेट जो थे दोनों भी क्लोज थे। डीपोलराइजेशन में सोडियम का गेट ओपन, पोटेशियम का गेट क्लोज। अब फिर से मेम्ब्रेन को वापस अपने ओरिजिनल स्टेट में आना है और अगले स्टिमुलस के लिए तैयार होना है। अब ये स्टिमुलस अगला आने के पहले मेम्ब्रेन को फिर से अपने ओरिजिनल चार्ज ले लेना है।
अब मेम्ब्रेन को ओरिजिनल चार्ज लेने के लिए यहाँ कौन काम करेगा? सोडियम पोटेशियम पंप। ये क्या करेगा? ये जो आयनिक इम्बैलेंस हो गया अंदर और बाहर का, उसको बैलेंस करने का काम करता है, जो कि क्या है? इलेक्ट्रोजेनिक इन नेचर। क्लियर? ये सोडियम पोटेशियम अब इन आयंस को क्या करेगा? बैलेंस करेगा। ये बैलेंस करने के लिए अब क्या करना पड़ेगा? देखो ये तो काम कर ही रहा है, साथ साथ में यहाँ पर सोडियम का गेट बंद कर देना पड़ेगा, क्योंकि अब सोडियम बहुत ज्यादा है अंदर। तो सोडियम का गेट क्लोज कर दो और पोटेशियम का गेट जो है यहाँ पर ओपन कर दो। क्लियर है? यहाँ पर कैसा था? दोनों बंद, यहाँ पर सोडियम चालू, यहाँ पर जो है पोटेशियम जो है ओपन, सोडियम जो है वो है क्लोज। इनके वजह से ही, इन आयन गेटेड चैनल्स की वजह से ही यहाँ पर चार्ज जो है इलेक्ट्रोपॉजिटिव, इलेक्ट्रोनेगेटिव, इलेक्ट्रोनेगेटिव, इलेक्ट्रोपॉजिटिव, और आगे इंपल्स कैरी हो जाएगा। क्लियर है? कितने स्टेप्स पढ़ी हमने? 2, पोलराइजेशन, डीपोलराइजेशन एंड रीपोलराइजेशन। एक बार सबसे पहले हम इसको रिकैप में देखेंगे और फिर आगे बढ़ेंगे। स्टिमुलस आया, स्टिमुलस आते ही नर्व में जो फाइबर्स है, इनके अंदर जो आयन गेटेड चैनल्स है, इनमें चेंजेस होते हैं। 2 फेजेस में ये चेंजेस हमने देखे, एक है रेस्टिंग पोटेंशियल, दूसरा है एक्शन पोटेंशियल। फिर इनको 3 स्टेप्स में हमने देखा, पोलराइजेशन, डीपोलराइजेशन एंड रीपोलराइजेशन। क्लियर है? पोलराइजेशन, डीपोलराइजेशन एंड रीपोलराइजेशन। अब हम देखेंगे कि जो एक्सॉन की जो मेम्ब्रेन है, इनके ऊपर शीत प्रेजेंट है या नहीं, उसके हिसाब से हम 2 हिस्सों में इनको डिवाइड करते हैं। एक है मेड्यूलेटेड और माइलिनेटेड, दूसरी है नॉन मेड्यूलेटेड और नॉन माइलिनेटेड। अब जो मेड्यूलेटेड है, जिनके ऊपर देखो, अगर ये यहाँ पर एक्सॉन की मेम्ब्रेन होती, ये इसके ऊपर माइलिन शीट प्रेजेंट है। ओके, तो अब इन दोनों में इम्पल्स किस तरह कैरी होगा वो हम देख रहे हैं। ये है सपोज मेड्यूलेटेड नर्व फाइबर, ये है नॉन मेड्यूलेटेड नर्व फाइबर। ठीक है? अब ये जहां ये माइलिन शीट डिस्ट्रैक्ट होती है, यानी यहाँ से जो यहाँ पर इस तरह ये कंटिन्यू ना होते हुए यहाँ ब्रेक होती है, इसको हम बोलते हैं नोड्स ऑफ रैनवियर। क्या बोलेंगे इनको? नोड्स ऑफ रैनवियर। अब जब इम्पल्स को कैरी होना होगा, तो इम्पल्स इस तरह जो कैरी होंगे, यानी चार्ज का डिफरेंस जो आने वाला है, यानी इलेक्ट्रोनेगेटिव बाहर और इलेक्ट्रोपॉजिटिव अंदर, तो ये नोड टू नोड होते हैं। कैसे इम्पल्स जंप करेगा? इम्पल्स विल जंप फ्रॉम नोड टू नोड। इसके ऊपर ये जंपिंग नहीं हो सकती। इम्पल्स हैव टू जंप फ्रॉम वन नोड टू अनदर टू कैरी द मैसेज। अब ये इस तरह का जो जंपिंग है, इसी जंपिंग को हम बोलते हैं सॉल्टेटरी कंडक्शन। क्या बोलेंगे इस प्रोसेस को? When the impulse has to jump from one node to another from the axonal membrane, such a type of process is known as saltatory conduction. क्लियर है? किसमें देखेंगे हम? मेड्यूलेटेड नर्व फाइबर में। मेड्यूलेटेड नर्व फाइबर में बहुत स्पीड से इम्पल्स कैरी होता है। मेड्यूलेटेड नर्व फाइबर्स हमको क्रैनियल स्पाइनल नर्व्स में दिखाई देते हैं। नाउ मूविंग टुवर्ड नॉन मेड्यूलेटेड। नॉन मेड्यूलेटेड में किस तरह कंडक्शन होगा? नाउ नॉन मेड्यूलेटेड में माइलिन शीट प्रेजेंट नहीं होगी। ओके, कोई इंसुलेटिंग मेम्ब्रेन यहाँ पर प्रेजेंट नहीं है। देखो यहाँ पर ये इंसुलेटिंग मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है, इसीलिए यहाँ कंडक्शन में जो है एनर्जी का लॉस बहुत कम होता है, लेकिन यहाँ एनर्जी का लॉस ज्यादा होता है। क्यों? क्योंकि यहाँ कोई भी इंसुलेटिंग मेम्ब्रेन इस तरह की माइलिन शीट यानी प्रोटेक्टिव आउटर कवरिंग यहाँ प्रेजेंट नहीं है। इस तरह के जो रहेंगे वो रहेंगे नॉन मेड्यूलेटेड। अब इनमें इम्पल्स कैसा कैरी होगा? इस तरह से। क्लियर है? इम्पल्स किस तरह से कैरी होगा? इस तरह से ये इम्पल्स कैरी होगा। इसके कंपैरिजन में इम्पल्स यहाँ स्लो कैरी होगा। दूसरी बात, यहाँ एनर्जी ज्यादा लगेगी इम्पल्स को कैरी करने में। क्यों करके यहाँ पर जो है नोड टू नोड जंपिंग हो रही थी, इसलिए इम्पल्स बहुत स्पीड से कैरी हो रहे थे। नॉन मेड्यूलेटेड नर्व फाइबर्स हमको कहाँ दिखाई देंगे? इन पीएनएस में हमको
जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के हमारे हिस्से है, दैट इज ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम और सोमैटिक नर्वस सिस्टम, इनमें हमको ये जो है इस तरह के नॉन मेड्यूलेटेड यानी जिन पर माइलिन शीथ प्रेजेंट नहीं है, ये नर्व फाइबर्स हमको यहाँ पर मिल जाएंगे देखने के लिए। क्लियर है? हमने क्या देखा? हमने देखा जनरेशन किस तरह से होगा इम्पल्स का और किस तरह से कंडक्शन होगा। दो प्रकार की फेजेस होगी, एक है रेस्टिंग पोटेंशियल, एक है एक्शन पोटेंशियल, और दूसरा है 3 स्टेप्स में ये काम होने वाला है, पोलराइजेशन, डीपोलराइजेशन एंड रीपोलराइजेशन। इन सभी में जो चेंजेस हुए उसी को हमने बोला जनरेशन एंड कंडक्शन। सम ऑफ मैकेनिकल, इनमें होने वाले चेंजेस, केमिकल आयनिक चेंजेस और इलेक्ट्रिकल डिस्टर्बेंसेस क्रिएटेड बाय अ स्टिमुलस इन अ न्यूरॉन। न्यूरॉन के अंदर इस तरह के चेंज जब होंगे तो वो इम्पल्स को कैरी कर लेगा। क्लियर है? फिर हमने देखा कि मेड्यूलेटेड और नॉन मेड्यूलेटेड नर्व फाइबर्स में इम्पल्स को किस तरह से कैरी किया जाता है। मेड्यूलेटेड बहुत स्पीड से कैरी करते हैं एज कंपेयर टू नॉन मेड्यूलेटेड। होप today's lecture will be helpful for you. Have a nice day everyone.